जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग का लेसन 18 यानी कि पॉलिटी सेक्शन का लेसन 18 राज्यपाल होने वाला है, जिसमें अनुच्छेद 152 में क्या दिया गया है तो राज्यपाल की परिभाषा दिया गया है। अध्याय 2 कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका देखते हैं लोग। उसके बाद है राज्यपाल के बारे में दिया गया है, अनुच्छेदों के तहत समझाया गया है। तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि यानी कि पद की अवधि कितनी होगी उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता यानी कि उसके पास कौन कौन से अर्हताएँ होनी चाहिए राज्यपाल नियुक्त होने के लिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना, इसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में उपबंध है। राज्य से तात्पर्य संघ की इकाई से है। राज्य से तात्पर्य क्या है कि संघ की इकाई से है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक के राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल शामिल है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक के राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कंटेंट है ये सबको पता नहीं रहता है। यह स्पेशली ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षरियों मुद्रा सहित एक अधिपत्र वारंट के द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। राज्यपाल क्या है तो केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को कनाडा से अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है? कनाडा से अपनाया गया है मनोनयन की पद्धति को। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है तो केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है। जो राज्यपाल होते हैं राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं तो केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में कनाडा के संविधान की पद्धति अपनाई गई है। राज्यपाल की नियुक्ति में किस देश की संविधान की पद्धति अपनाई गई है तो कनाडा की संविधान की पद्धति अपनाई गई है। उसके बाद एक मामला है हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नियोजन नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। यह एक कैसा पद है तो स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो संघ सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीन है। साधारणतः राज्यपाल की नियुक्ति में 2 परंपराएं हैं। साधारणतः राज्यपाल की नियुक्ति में कितनी परंपराएं हैं? 2 परंपराएं हैं। पहली परंपरा देखते हैं लोग। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को उससे राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रपति बोलना चाहिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनाया जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे नहीं बनाया जाएगा कि वह जिस राज्य का व्यक्ति है उस राज्य का उसे राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। दूसरा परंपरा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। उसके बाद है कार्यकाल यानी कि राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। साधारणतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 156 के तहत संविधान में राज्यपाल पद की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, कार्यकाल नहीं।
संविधान में पद की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई, लेकिन कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। कार्यकाल से पूर्व भी राज्यपाल चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। योग्यता है अनुच्छेद 157, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 157 में किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नोट, संविधान 1 और 2 नंबर का ही उल्लेखित है, यानी कि संविधान में पहला नंबर वह भारत का नागरिक हो और दूसरा नंबर वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसी का उल्लेख है। बाकी ये जो 3 नंबर और 4 नंबर है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। उसके बाद अगला टॉपिक के राज्यपाल के वेतन भत्ते एवं सुविधाएं। राज्यपाल के वेतन भत्ते एवं सुविधाएं जो संसद निर्धारित करे, जो संसद निर्धारित करता है वहीं वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं राज्यपाल को। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? मंथली ये होता है तो 3,50,000 रुपया है। पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें का वर्णन किया गया है। संविधान राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण करता है। पहला शर्त है उसे ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए, उसे ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। दूसरा शर्त देखते हैं लोग, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। तीसरा है यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों निर्धारित अनुपात में के हिसाब से राज्य सरकारों द्वारा मिलकर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर 3,50,000 रुपया अगर राज्यपाल का मासिक वेतन होता है, तो अगर एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक के राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका जो वेतन होता है उसमें ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल 3,50,000 रुपया दे, एक राज्य 3,50,000 रुपया देगा और दूसरा राज्य 3,50,000 रुपया देगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों राज्य मिलाकर 3,50,000 रुपया उसके वेतन या भत्ते या जो भी सुविधाएं होते हैं वो देते हैं। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159। संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान व विधि के संरक्षण, प्रोटेक्ट, प्रतिरक्षण, डिफेंड की शपथ दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान व विधि के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड की शपथ दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में अगर ये मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए व्यवस्था करेगा। अर्थात यदि किसी कारणवश अचानक राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति इस संबंध में व्यवस्था करता है। वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG तथा राज्य वित्त आयोग SFC का प्रतिवेदन सदन में रखवाता है। उसके बाद देखते हैं लोग उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार अनुच्छेद 361। राज्यपाल को निम्नलिखित विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त है। पहला विशेषाधिकार देखते हैं लोग, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा विशेषाधिकार है कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। तीसरा है जब वह पद पर होते हैं तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। चौथा है राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने के पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है।
उसके बाद अगला टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य, जिसमें पहला शक्ति है कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है, जो इस प्रकार है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य, नियम निर्माण व क्रियान्वयन औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 166 के अनुसार अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त अनुच्छेद 165 के अनुसार करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। जो महाधिवक्ता होते हैं उनका पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता होते हैं वह क्या होते हैं? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी कि कानून के अच्छे जानकार होते हैं। और राज्य सरकार के तरफ से यह, अगर कोई आम आदमी या कोई कंपनी अगर सरकार पे केस करती है, राज्य सरकार पे, तो उनके तरफ से ये केस लड़ते हैं। उसके बाद है वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति अनुच्छेद 243 के तहत करता है। यानी कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 243 के तहत करता है और उसकी सेवा शर्तें व कार्य अवधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसके बाद है वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो होते हैं वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन इन्हें कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। 8वां नंबर है यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। 9वां है कि यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 356 में। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उस राज्य के विश्वविद्यालयों स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में देखते हैं लोग क्या क्या प्राप्त है विधायी शक्तियों में राज्यपाल को। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ एवं कार्य हैं। पहली शक्ति देखते हैं लोग अनुच्छेद 174 के अनुसार वह राज्य विधानमंडल के सत्र को सत्रवसान और विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 176 के अनुसार वह विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले सत्र को और प्रति वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं अनुच्छेद 176 के अनुसार वह विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले सत्र को और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को भी संबोधित करते हैं। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों में विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मामले पर संदेश भेज सकता है। चौथा नंबर है जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। पांचवा है राज्यपाल अनुच्छेद 171 के 5 राज्यपाल अनुच्छेद 171 के 5 के द्वारा राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। अगला है
यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह अनुच्छेद 333 के द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन यानी कि मनोनीत कर सकता है। जनवरी 2020 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में अभी जो 17वीं बीपीएससी पीटी हुआ था उसमें यह क्वेश्चन बना हुआ था। उसके बाद अगला टॉपिक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसे होती है उसको देखते हैं लोग। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब भी राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा सत्र में ना हो तथा संविधान की सातवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट राज्य सूची में वर्णित विषयों में से किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इस प्रकार जारी किया गया अध्यादेश केवल 6 माह तक प्रभावी रहता है और यदि 6 माह की अवधि के समापन के पूर्व ही राज्य विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और यदि 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित नहीं किया जाता तो अध्यादेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ऐसा अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक के मान्य रह सकता है। ऐसा अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक ही मान्य रह सकता है। वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश को किसी भी समय वापस से ले सकता है। जिन विधेयकों पर राज्यपाल अनुमति देने के पूर्व उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है, उन विधेयकों से संबंधित विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक एवं विवेकाधीन नहीं है। जो राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति है वह स्वैच्छिक या विवेकाधीन नहीं होती है। डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य मामला, इस मामला को देखते हैं लोग। यह मामला क्या था? मामला में यह निर्णय दिया कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति असाधारण परिस्थितियों के लिए है, इसे राजनीतिक के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को वित्तीय शक्ति कौन कौन सी प्राप्त है उसको देखते हैं लोग। पहली शक्ति है राज्यपाल अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य का बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखना सुनिश्चित करवाता है। दूसरा है धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 203 के 3 के अंतर्गत बिना राज्यपाल की सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। उसके बाद है वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। अगला है पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए वह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अनुच्छेद 243 का आई और 243 वाई के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। उसके बाद अगला है न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल उच्च न्यायालयों यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या तबादले के संबंध में अपने विचार मुख्य न्यायाधीश को बताता है। दूसरा है राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। अगला है वह राज्य न्यायिक आयोग, राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। इन नियुक्तियों में वह राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अगला टॉपिक है क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का विस्तार राज्य के विषय क्षेत्र तक विस्तारित है। राज्यपाल को दंड के संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। पहली शक्ति क्या है? लघुकरण, दूसरी परिहार, तीसरी विराम और चौथी प्रतिलंब।
राज्यपाल को मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है। यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। लेकिन राज्यपाल जो है वह मृत्युदंड अगर किसी कैदी को या अपराधी को मिला है तो उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। उसके बाद है वीटो शक्ति। राज्यपाल की वीटो शक्ति देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल को भी तीन प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है। पहला है अत्यंतिक या पूर्ण वीटो, दूसरा है निलंबकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। स्वविवेकीय अधिकार, अगला अधिकार है स्वविवेकीय अधिकार। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 200 के तहत। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में कार्य करना, राज्य के प्रशासनिक मामलों एवं विधान परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। राज्यपाल को कुछ परिस्थितिजन्य स्वविवेकी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्यपाल को कुछ परिस्थितिजन्य और स्वविवेकी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। नियुक्ति संबंधी शक्ति वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसको नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों आदि की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा 4 राज्यों में किसकी नियुक्ति की जाती है तो जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। और वह 4 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। वह मुख्यमंत्री से किसी प्रशासनिक मामले या विधायी प्रस्ताव की जानकारी मांग सकता है। अगला है राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जो राज्यपाल होते हैं राज्य विश्वविद्यालयों का क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। अगला है वह किसी मंत्री के विनिश्चय यानी कि राज्यपाल किसी मंत्री के विनिश्चय पर मंत्री परिषद में विचार के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश दे सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की ही भांति राज्यपाल भी नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 154, 163 व 164 के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि विवेकाधिकार वाले कार्यों को छोड़कर अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी? उत्तरदायी होगी। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्यपाल के परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार। संवैधानिक के विवेकाधिकारों के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार भी प्राप्त है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में या अथवा कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री का निधन तथा उत्तराधिकारी निश्चित न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय लेता है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव अगर होता है उसमें दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। अगर फिर चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है किसी भी दल को तो उस दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। उसके बाद दूसरा है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना।
विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर राज्यपाल मंत्री परिषद का विघटन कर सकता है। तीसरा है विधानसभा को भंग करना। मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को भंग करना किसके हाथ में होती है, तो यह राज्यपाल की शक्ति है। अब हम लोग का लेसन नंबर 19 शुरुआत होता है मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की चर्चा की गई है। अब नियुक्ति देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। यदि नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा ना होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक वाद है, उसको देखते हैं लोग। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में हुआ था, और इस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 9 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा फैसला दिया कि किसी मंत्रिमंडल को सदन का विश्वास है या नहीं, उसकी परीक्षा का एकमात्र स्थान सदन है। उसकी परीक्षा का एकमात्र स्थान कौन सा है, तो सदन है। मंत्रिमंडल के समर्थन का निर्णय एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय से नहीं होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो। उसके बाद अगला टॉपिक है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्री परिषद के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 के 1 में क्या है, तो उसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार संपूर्ण राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा को किस सदन के नाम से जाना जाता है, तो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। वेतन व भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रियों की शपथ, अनुच्छेद 164 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। मंत्रियों की शपथ, कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल अनुसूची 3 के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल कितने होते हैं, तो सामान्यतः 5 वर्ष, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब तक विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक के यह अपने कार्यकाल पर निर्धारित रहते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यों शक्तियाँ, उसके बाद है मुख्यमंत्री के कार्यों शक्तियाँ। मंत्री परिषद का गठन एवं पथ प्रदर्शन करना, मंत्री परिषद का गठन करना और पथ प्रदर्शन करना किनका कार्य है, तो मुख्यमंत्री का। मंत्रियों के बीच कार्यों व विभागों का बंटवारा करना किसका काम है, मुख्यमंत्री का। मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करना और तथा मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना, ये भी मुख्यमंत्री के कार्यों शक्ति के अंतर्गत आता है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है या उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकते हैं और उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में मंत्री परिषद स्वतः विघटित हो जाती है। यानी कि जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जो मंत्री परिषद होता है वह स्वतः ही विघटित हो जाती है, फिर से दोबारा मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। जो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच किसका कार्य करता है, तो कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है।
वह राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वह राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। वह सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वह राज्य सरकार के क्या होते हैं, प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। अन्य देखते हैं लोग, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। उसके बाद है राज्यपाल के संबंध में। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग आदि को नियुक्त करने के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। सदन के नेता के रूप में किसको शक्तियाँ प्राप्त है, तो मुख्यमंत्री को। पहली शक्ति देखते हैं लोग कि वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। दूसरी शक्ति है कि वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। उसके बाद तीसरा शक्ति देखते हैं लोग, वह सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। वह सदन में क्या करता है, सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच संबंध को देखते हैं लोग। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री होगा। स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 164 का एक देखते हैं लोग, इसमें किस बात का वर्णन किया गया है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 167 का क में राज्य सरकार के प्रशासन संबंधी सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करें। अनुच्छेद 167 क में राज्यपाल द्वारा प्रशासन के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रेषित करें। अनुच्छेद 167 का ग में किसी मंत्री के ऐसे विनिश्चय को जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल के कहने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत में संसदात्मक के शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो संसदात्मक के शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अनुसार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर। मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि मंत्रियों को कैसे नियुक्त किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। शपथ देखते हैं लोग, राज्यपाल के समक्ष पद एवं राज्यपाल के समक्ष ये लोग मंत्री जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। मतदान देखते हैं लोग, एक मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। सामूहिक के उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164 का 2। मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद अभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है। तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, यानी कि विश्वास मत प्राप्त है। यहाँ पे मत होना चाहिए कि विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा।
मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद कितना बड़ा होगा उसका उल्लेख नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद है राज्य मंत्रिपरिषद का आकार। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार अनुच्छेद 164 का 51, यानी कि अनुच्छेद 164 का क्लॉज ए का सब क्लॉज ए। प्रारंभ में संविधान में यह निर्धारित नहीं था कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, अर्थात राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। इसका निर्धारण मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता है, परंतु 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 2003 में हुआ था। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। और किसी भी परिस्थिति में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, जैसे सिक्किम में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है 32 है। उसी तरह मिजोरम में 40 है, गोवा में भी 40 है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन की सदस्य संख्या की 10% होगी। और किसी भी परिस्थिति में मंत्रियों की संख्या 7 से कम नहीं होगी। उसके बाद है मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन सी शक्ति होती हैं। पहला है राज्य प्रशासन का संचालन करना, राज्य की नीति का निर्धारण करना, विधि निर्माण संबंधी कार्य, बजट संबंधी कार्य, राज्य प्रशासन से समन्वयन, कार्मिक के प्रशासन पर नियंत्रण, मंत्रिपरिषद की बैठकें, सामूहिक उत्तरदायित्व, विविध कार्य जैसे राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम बनाना व क्रियान्वयन करना। उसके बाद है मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है उसको देखते हैं लोग। मूल संविधान में मंत्री पद को वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसका निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा समय व परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। केंद्र की भांति राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला मंत्री कौन होता है तो कैबिनेट मंत्री पहला मंत्री, दूसरे मंत्री राज्य मंत्री होते हैं और तीसरे उपमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री व उपमंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री व उपमंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है परंतु अत्यधिक शक्तिशाली होता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है और वह अत्यधिक शक्तिशाली भी होता है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री। संविधान में उपमुख्यमंत्री संविधान में उपमुख्यमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद का निर्माण राजनीतिक कारणों से हुआ है। किसके कारणों से हुआ है? राजनीतिक के कारणों से हुआ है। उप मुख्यमंत्री कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। जो उप मुख्यमंत्री होते हैं वह किस स्तर के मंत्री होते हैं तो कैबिनेट स्तर के। संसदीय सचिव ये औपचारिक मंत्री हैं जो संसदीय कार्यों में मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्यमंत्री करता है और संसदीय सचिवों को शपथ भी मुख्यमंत्री दिलवाता है। इनको शपथ कौन दिलाता है तो मुख्यमंत्री दिलवाता है। अब अगला चैप्टर का नाम है राज्य विधानमंडल। अगला चैप्टर का नाम क्या है यानी कि पॉलिटी का 20वां चैप्टर है राज्य विधानमंडल। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक के राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। साधारण अनुच्छेद 168 में क्या दिया गया है तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 168 के अनुसार।
उसके बाद है अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन किया जाएगा। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं। उसके बाद है अनुच्छेद 174, राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 175, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176, उसके बाद है अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का वर्णन अनुच्छेद 176 में किया गया है। अनुच्छेद 177, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। उसके बाद है राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, उसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 179 में। अनुच्छेद 180 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 185 में क्या कह रहा है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, यानी कि अगर सभापति या उपसभापति को पद से हटाने के लिए अगर संसद में या विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस समय ये अपने पद पे यानी कि नहीं बैठते हैं, उनके जगह पे किसी और को बैठाया जाता है, वही है उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 186 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। कार्य संचालन, उसके बाद है टॉपिक का नाम है कार्य संचालन। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेना, उसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 188 में। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निरहरताएं के बारे में देखते हैं लोग। अनुच्छेद 190 में क्या कर रहा है कि स्थानों का रिक्त होना, यानी कि सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना। उसके बाद अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरहरताएं। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निरहरताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 192 में। अनुच्छेद 193 क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित ना होते हुए या निर्रहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। राज्य के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 194 क्या कर रहा है कि विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 194 में। अनुच्छेद 195, उसके बाद है अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 195 में। उसके बाद है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रियाओं के अनुच्छेद हैं, उनको देखते हैं लोग। अनुच्छेद 196 क्या कर रहा है कि विधेयकों को पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 क्या कर रहा है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन।
अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 199 में किसकी परिभाषा दी गई है, तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रियाओं के अनुच्छेद देखते हैं लोग कौन कौन से इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। ये सब राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, यानी कि भाग 6। और ये संसद के बारे में भाग 5 में हम लोग देखते हैं लोग। अनुच्छेद 203 क्या कर रहा है कि विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 क्या कर रहा है कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 206 में। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 207 में। साधारणतः प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेदों को देखते हैं लोग अब। अनुच्छेद 208 का कहता है कि प्रक्रिया के नियम, इसके प्रक्रिया के नियम के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 210 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 210 है। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। उसके बाद है अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति को देखते हैं लोग। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश से प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। केवल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, तो सिर्फ 6 राज्यों में। पहला है उत्तर प्रदेश, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि ये जो 6 राज्य है इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों यहाँ पे है। उसके बाद नोट देखते हैं लोग। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। उसके द्वारा मध्य प्रदेश के लिए, किसके लिए, मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था, किंतु आज तक वहाँ एक सदनीय विधायिका ही है। वहाँ पे अभी तक के विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, तो 22 राज्यों में। विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। विधानसभा राज्य के विधानमंडल का क्या होता है, तो निम्न सदन होता है। विधान परिषद राज्य के VM का यानी कि विधानमंडल का उच्च सदन है। जो विधान परिषद होता है राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा अनुच्छेद 170 विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 170 में किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता करती है। इस कारण इस सदन को राज्यों का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली सदन है। जो विधानसभा है वह विधान परिषद से क्या है, अधिक शक्तिशाली सदन है। उसके बाद विधानसभा का गठन देखते हैं लोग। इसका गठन कैसे किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क के मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। अनुच्छेद 333 राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय में यदि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अब तक देश की 13 राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य मनोनीत करता है। इनमें कुछ
इनमें कौन कौन से स्टेट हैं उनको देखते हैं लोग। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के मध्य प्रदेश से आदि में जनवरी 2020 से यह आरक्षण समाप्त कर दिया है। यानी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाता था पहले, अब यह 2020 से क्या हुआ है, इसे समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं लोग सदस्य संख्या। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश 60, सिक्किम 32 और गोवा के 40 सदस्य हैं तथा मिजोरम और नागालैंड के मामले में सदस्य संख्या क्रमशः 40, यानी कि मिजोरम के पास से भी 40 है विधानसभा के सदस्यों की संख्या और नागालैंड के 60 निश्चित की गई है। विधानसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश 403 है तथा न्यूनतम सिक्किम को है। न्यूनतम सीटें किसके पास है, सिक्किम राज्य के पास है, और सबसे अधिक सीटें किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या, अब स्टेट वाइज देखते हैं लोग कि विधानसभा में किस स्टेट में कितने सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403 है और विधान परिषद 100 है। पश्चिम बंगाल में 294 और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में 288, विधान परिषद में 78, बिहार में 243, विधान परिषद में 75, तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक के 224, यहाँ भी विधान परिषद है तो 75। उसके बाद है राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 200, गुजरात में 182, आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147 और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें 175 और विधान परिषद की सीटें कितनी है, 56 है। उड़ीसा में 147, केरल में 140, असम 126, तेलंगाना 119, पंजाब 117। तेलंगाना में विधान परिषद की सीटें 40 है और विधानसभा की सीटें कितनी 119 है, पंजाब में 117, हरियाणा में 90। हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो 90, छत्तीसगढ़ में भी 90, झारखंड 81, उत्तराखंड 70, हिमाचल प्रदेश 68, मणिपुर 60, मेघालय 60, त्रिपुरा 60, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीटें हैं, नागालैंड में 60 है, मिजोरम में 40, गोवा में 40, सिक्किम में 32। उसके बाद देखते हैं लोग संघीय प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की कितने सीटें हैं उनको देखते हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पास 90 सीटें हैं, दिल्ली के पास 70 सीटें हैं, पुदुचेरी के पास 30 सीटें हैं। नोट देखते हैं लोग, नोट में क्या कर रहा है। 2019 के पहले यानी अनुच्छेद 370 हटने के पूर्व यानी कि 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 107 थी। कितनी थी, 107, यानी कि 83 और 24 जो थी वह पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई थी, जो पीएको पर पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है उसके लिए सीटें रखी गई थी। परंतु 2019 के बाद परिसीमन आयोग ने सदस्य संख्या बढ़ाकर 114 कर दी, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए है। अब देखते हैं लोग आरक्षण। अगला टॉपिक का नाम है आरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 332 के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात, किस आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए था, बाद में संसद द्वारा इसे समय समय पर बढ़ाया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसे 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन विधेयक 2020 के द्वारा संसद ने संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 10 वर्ष, आरक्षण कितने वर्ष, 10 वर्ष से और बढ़ाकर 80 वर्ष के लिए अर्थात 25 जनवरी 2030 तक कर दिया है। इसे संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। उसके बाद है कार्यकाल। सामान्यतः 5 वर्ष। अस्थायी सदन, आपातकाल, यानी कि ये सब हम लोग किस बारे में देखते हैं लोग, विधानसभा के बारे में देख रहे हैं लोग। तो विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और यह कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, यानी कि विधानसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173 में इसका वर्णन किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित योग्यताएं। ये सब यह किसके बारे में है? तो जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं उनके लिए योग्यताएं दी गई है। उसके बाद है गणपूर्ति। विधानसभा बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम 10% या 1/10 या 1/10 से सदस्य सदन में उपस्थित हो, लेकिन यह संख्या किसी भी शर्त पर 10 से कम नहीं होनी चाहिए। एक वर्ष में विधानसभा की न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए। कितनी बैठकें होनी चाहिए विधानसभा की? तो 2 बैठकें। राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। संविधान के अनुच्छेद 174 के 1 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समय अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। किसके लिए? अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। कौन? तो राज्यपाल करता है। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए और किन्हीं 2 सत्रों के मध्य 6 माह, कितने माह? 6 माह का, यानी कि 6 महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। नबाम राबिया मामला 2016 में हुआ था। उसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से विधानसभा सत्र बुलाएगा। किसके सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से विधानसभा सत्र बुलाएगा। अनुच्छेद 174 व अनुच्छेद 163 को साथ साथ पढ़ा जावे। अनुच्छेद 174 का 2 का क क्या कहता है? उसके अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। अनुच्छेद 174 का 2 का ख के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। कौन? राज्यपाल कर सकता है। विधानमंडल का किसी भी सदन का सत्रावसान कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो ये भी राज्यपाल करता है। जिस तरह राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है उसी तरह राज्यपाल को भी हमारे संविधान में शक्तियाँ दी गई हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं लोग, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 188 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इससे हेतु नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। सदस्यों के वेतन का निर्धारण विधानसभा द्वारा किया जाता है। सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार। सदस्यों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसको देखते हैं लोग। पहला अधिकार है कि विधानसभा सदस्य सदन में भाषण दे सकते हैं। इनके भाषण के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। विधानसभा के अधिवेशन के दौरान, दूसरी शक्ति है विधानसभा के अधिवेशन के दौरान अर्थात 40 दिन पहले, 40 दिन पूर्व तक के और 40 दिन बाद तक विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध दीवानी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। उसके बाद है पदाधिकारी। अनुच्छेद 178 में इसका वर्णन किया गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। कितने पदाधिकारी होते हैं? 2 पदाधिकारी होते हैं। पहला विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। राज्य विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। उसके बाद देखते हैं लोग, विधानसभा अध्यक्ष अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होने तक अपने पद पर बना रहता है यदि उसने त्यागपत्र नहीं दिया है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य न रहने की स्थिति में अपना पद छोड़ देते हैं।
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य ना रहने की स्थिति में क्या करते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व यानी कि 14 दिन पहले उन्हें प्रस्ताव के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाने के प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जा रहा हो, तब सदन की अध्यक्षता उस पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है जिसके विरुद्ध यह प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो। उसके बाद है त्यागपत्र। त्यागपत्र को देखते हैं लोग। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर अपना पद त्याग सकते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य। विधानसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ और कौन कौन से कार्य हैं, तो विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। 4 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं विधानसभा को। विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन अब देखते हैं लोग। अनुच्छेद 170 खंड 2 का 1 प्रत्येक राज्य उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 170 का खंड 3 क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा या ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके बाद है पंगु सत्र क्या होता है, उसको देखते हैं लोग। एक के विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंगु सत्र कहा जाता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक के शुरू होता है विधान परिषद। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। किसमें किया गया, अनुच्छेद 171 में किया गया है। राज्य के विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है। यह राज्य का उच्च सदन है। जो विधान परिषद होता है वह राज्य का उच्च सदन होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी या सदस्य विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है, तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना या उसका लोप कर सकते हैं, यानी कि स्थापना भी कर सकती है, और अगर विधानसभा चल रहा है तो उसका विघटन यानी कि समाप्त भी कर सकती है। वर्तमान में भारतीय संघ में केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश 100, बिहार, यानी कि विधान परिषद की चर्चा की गई है कि वर्तमान में हमारे देश में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश जिसमें 100 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और बिहार के पास 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। 40 सीटें में विधान परिषद हैं। सदस्य संख्या या संरचना अनुच्छेद 171 का 1 सदस्य संख्या या संरचना अनुच्छेद 171 का 1 इसको देखते हैं लोग। ये क्या है, संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उससे राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाए तो विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 67 हो सकती है। जैसे कि वहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 200 है। और
विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3, तो 1/3 के हिसाब से देखा जाए तो 66.66 आ रहा है। तो वहाँ पे विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितने हो सकती हैं? 67 हो सकती हैं। 36 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में 114 सीटें होंगी तथा इन सीटों में से पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लिए 24 सीटें रिक्त रखी जाएगी। उसके बाद है विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन कैसे होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 171 के 3 में किया गया है। विधान परिषद के गठन के लिए निम्नलिखित पाँच आधारों का सहारा लिया जाता है। विधान परिषद के गठन के लिए कितने आधारों का सहारा लिया जाता है? तो 5। पहला देखते हैं लोग, 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे प्राध्यापकों में निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। इस तरह विधान परिषद की कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। अब अगला टॉपिक है सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद की सदस्य के लिए भी वही योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए आयु न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, वह उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। उसके बाद अगला टॉपिक है विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। यह कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होते हैं। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है और इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। गणपूर्ति तथा बैठक देखते हैं लोग। विधान परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति तभी होती है जब उसके सदस्यों में से कम 10% सदन में उपस्थित हों, किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात सदन के लिए 1/10 सदस्य। विधान परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए तथा इन दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पदाधिकारी अनुच्छेद 182 के अंतर्गत अनुच्छेद 82 में इनका वर्णन किया गया है। पदाधिकारी की विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। यदि सदन के सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो संबंधित सदन का ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति उपसभापति को संबोधित कर और उपसभापति सभापति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। विधान परिषद की शक्तियाँ तथा कार्यों को देखते हैं लोग। कानून निर्माण संबंधित कार्य करते हैं विधान परिषद, कार्यपालिका संबंधित कार्य और वित्त संबंधित कार्य।